चैप्टर 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चैप्टर क्या टॉपिक के बारे में बात करता है? ये चैप्टर बोलता है कि हमारे देश में रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज होना चाहिए कि वो करंट लोगों का रिक्वायरमेंट भी पूरा करके दे एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेव रहे। तो यहाँ पे बोला टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस इन ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। पहला बात तो इन रिसोर्सेज का बात हो रहा है, फिर चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक। बायोटिक माने बर्ड्स, एनिमल, प्लांट, फॉरेस्ट, फिशरीज, और एबायोटिक माने एयर, वाटर, लैंड। ये सब से इन सब का प्रॉपर यूज होना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सर्वाइव रहे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा एनवायरमेंट का फंक्शन क्या है। एनवायरमेंट का फंक्शन क्या है? तो एनवायरमेंट हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है फॉर प्रोडक्शन, जैसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल हो गए ट्रीज, फिशेज, नॉन रिन्यूएबल हो गया फॉसिल फ्यूल। एनवायरमेंट हमको हमारे जो भी वेस्ट है उनको अपने अंदर ले लेता है, माने एसिमुलेट कर लेता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे यहाँ से जनरेट होता है वो सारा एनवायरमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एनवायरमेंट हमको लाइफ सस्टेन करने के लिए एयर, वाटर ये सब देता है। एस्थेटिक रिसोर्सेज देता है जैसे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, रेनफॉल, ताकि हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। एनवायरमेंट ग्रो रिसोर्स नेचुरली एज लॉन्ग एज डिमांड इज विथ कैरिंग कैपेसिटी। एनवायरमेंट अपना रिसोर्सेज को दोबारा से खुद ही जनरेट करता है जब तक कि हम उसको प्रॉपरली यूज करें। हम टू मच एक्सट्रैक्शन ना करें और टू मच वेस्टेज ना करें, हम कंट्रोल में रह के एक्सट्रैक्शन करें, तब तक एनवायरमेंट हमको खुद ही सब कुछ सर्वाइव करके दे देता है, दोबारा रिन्यू करके दे देता है। क्यों ये एनवायरमेंटल क्राइसिस आया दुनिया में? इसके बहुत सारे रीजन है। पहला तो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रीज बनने के कारण भी एनवायरमेंटल क्राइसिस आया। इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है जमीन से। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट जनरेटेड बियॉन्ड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द नेचर। हमने कहा था कि नेचर अपने आप वेस्टेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब हम बियॉन्ड लिमिट एक्सट्रैक्शन करें तो फिर नेचर के भी कैपेसिटी के बाहर है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, वो जो अर्थ के सरफेस पे छेद हो रखा है, ये सब के कारण गर्मी बढ़ रहा है, तो ये भी एक रीजन है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट इज हाई। हम लोग एनवायरमेंट को टू मच यूज कर रहे हैं, जिससे एनवायरमेंट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव हो रहा है। इसके अलावा डिमांड सप्लाई रिलेशन, हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम। जब तक डिमांड कम सप्लाई ज्यादा था तब तक पॉल्यूशन कंट्रोल में था, लेकिन अब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम, तो हम लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब एक टॉपिक आता है एग्जाम में शॉर्ट नोट का, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण आप कितना बढ़ा है सर? 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 0.6 डिग्री सेल्सियस, जमीन पे भी ओशन में भी, जिसके कारण सी लेवल बहुत नीचे चला गया। बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, आइस वगैरह पिघलने लगा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का यूज कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन। बर्निंग हो रहा है बहुत ज्यादा कोल पेट्रोलियम का, क्योंकि वही मेन रिसोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन का, ये सब का। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण कार्बन बढ़ रहा है। मीथेन गैस एनिमल वेस्ट से बहुत रिलीज होता है, जानवरों की लाश से, जानवर के मरने पर बहुत ज्यादा मीथेन गैस होता है। इंक्रीज इन कैटल प्रोडक्शन, ये भी एक रीजन है। यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम, डीजल का टू मच यूज, ये सब भी प्रॉब्लम है। मेन गैसेस है कार्बन और मीथेन, जो नुकसान पहुंचाता है अर्थ के एनवायरमेंट को। वो 41% से 160% तक बढ़ गया। मतलब 1750 में 41% था, अभी 160% है।
जिसके कारण हो क्या रहा है, इफेक्ट क्या हो रहा है इसका सर, बहुत ज्यादा आइस मेल्ट कर रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं जैसे हरिकेन, स्टॉर्म्स, ओशन लेवल राइज हो गया है बहुत ज्यादा, ऊपर मैंने कहा था सी लेवल कम हो रहा है, सॉरी उल्टा बोलना था, और सी लेवल बढ़ गया है। ट्रॉपिकल डिजीज हो रहे हैं जैसे मलेरिया, कॉलेरा, डेंगू। इफेक्ट ऑफ एनिमल हो रहा है लाइक लॉस ऑफ पोलर बियर, बहुत सारे जानवर खत्म हो गए हैं। सीजन्स का शिफ्ट हो रहा है, आप लोग और हम लोग देख भी रहे हैं, अभी गर्मी के सीजन में ठंडा आ रहा है, जब गर्मी आने का टाइम होना चाहिए तब गर्मी नहीं आ रहा है, लेट गर्मी आ रहा है, गर्म बहुत ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर रहा है गर्मी। सर ये ओजोन डिप्लेशन होता क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस। तो ओजोन लेयर डिप्लेशन होने का रीजन है क्लोरीन का रिलीज होना, जो कहां से हो रहा है, मैन मेड है, हम ही लोग के गलती से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के थ्रू और अदर फोर्सेस के थ्रू। इसके कारण क्या हो रहा है, अगेन हाई लेवल ऑफ क्लोरीन निकल रहा है, ब्रोमीन निकल रहा है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को, स्ट्रेटोस्फेयर को खराब कर रहा है। और ये हो क्यों रहा है, बहुत ज्यादा AC का यूज, रेफ्रिजरेटर का यूज, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो हर एक में देखो मैंने ऊपर पढ़ा है एक टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग, तो उसका कॉज और इफेक्ट लिखा होता है क्या, कॉज और इफेक्ट क्या है। वैसे ही ओजोन लेयर डिप्लेशन होता क्या, उसका कॉज क्या, इफेक्ट क्या है। स्किन कैंसर डिजीज होने लगता है, एक्वाटिक लाइफ यानी बहुत सारे समुद्री जीव मर गए, प्लांट एंड फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उनके ग्रोथ पे कम ग्रोथ हो रहा है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक इसको आप हिंदी में बोल सकते हो पर्यावरण मित्र। यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स एक ट्रीटी साइन किए थे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन को रोका जाएगा। कैसे? तो मेंबर्स एग्रीड टू फ्रीज CFC बाय 2013। ये जो मैंने कहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन है, उसको फ्रीज करने का कोशिश करना। इंडिया भी साइन किया था उसको 1992 में, जिस प्रोटोकॉल हेल्प ओजोन लेयर रिकवरी, और हमारा ओजोन लेयर सुनने में आ रहा है बहुत अच्छा रिकवरी भी की है। इंडिया का क्या पोजीशन है एनवायरमेंट में? इंडिया हैज अबुंडेंट रिसोर्सेज ऑफ सॉयल, रिवर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। हमारे यहाँ ब्लैक सॉयल बहुत होता है डेक्कन प्लेटो में, जिसके कारण कॉटन ग्रो होता है। इंडो गैग्नेटिक प्लेन यानी बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ पे जूट बहुत होता है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट बहुत है, वाइल्ड लाइफ कवर बहुत है, लार्ज आयरन और कोल और नेचुरल गैस के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। इंडिया दुनिया का 20% आयरन और इंडिया से ही जाता है। बॉक्साइट, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, जिंक, यूरेनियम, ये सब बहुत अवेलेबल है हमारे यहाँ। हमारा हाउएवर इंक्रीज पॉपुलेशन क्रिएटेड लॉट ऑफ प्रेशर ऑल्सो। नेचुरल रिसोर्स पे बहुत प्रेशर है, गरीबी बढ़ रहा है, हाई डिमांड है व्हीकल्स का और अदर गुड्स का, जिसके कारण नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे यहाँ खराब हो रहा है पॉल्यूशन बढ़ने के कारण। इंडियन एनवायरनमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड डिग्रेडेशन, यानी क्वालिटी ऑफ सॉइल खराब होना। इसका रीजन है मैन मेड विंड इरोजन, वाटर इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप, इम्प्रॉपर इरिगेशन, वेस्ट का डिपॉजिट होना, कुछ कचरे को बहुत ज्यादा, प्लास्टिक कचरा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये सब रीजन है लैंड डिग्रेड होने का। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन, माने परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजीनियस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड, पेड़ों का खत्म होना। फॉरेस्ट रिक्वायरमेंट 0.47 हेक्टेयर पर कैपिटा है, बट वो अभी है 0.06 ओनली, मतलब हमारे यहाँ पर हेक्टेयर पर पर्सन 0.47 हेक्टेयर पेड़ पौधे होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन अभी वो है केवल 0.06, मतलब 0.5 होना चाहिए, 0.06 है। इट क्रिएट चांसेस ऑफ फ्लड, इसके कारण फ्लड आता है, सॉइल इरोजन होता है और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है पूरा। अगला पॉइंट है सॉइल इरोजन क्या है? तो सरफेस सॉइल वॉश्ड आउट कॉज ऑफ एक्सेस रेनफॉल एंड फ्लड, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पेड़ काट चुके हैं, तो जब बारिश आता है तो जमीन के नीचे जो सॉइल है, सरफेस सॉइल, वो वॉश्ड आउट हो जाता है, मतलब धुल के आगे बह जाता है। मेन रीजन इसका क्या है? डिफॉरेस्टेशन। सॉइल इरोजन इज अराउंड 5 बिलियन टन पर ईयर, हमारे यहाँ 5 बिलियन टन पर ईयर सॉइल इरोज हो रहा है, मतलब बह के कहीं और चला जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस
न्यूट्रिशनल लॉस इज बिटवीन 5 to 8 बिलियन टन पर ईयर। न्यूट्रिशन खो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर ईयर इतना बिलियन टन न्यूट्रिशन खत्म हो रहा है। नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन है, बहुत सारे टाइप के एनिमल है, बहुत सारे टाइप के प्लांट है, बर्ड है, बैक्टीरियाज है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो रहा है। दुनिया का टोटल जितना पॉपुलेशन का 17% इंडिया से है, और वैसे ही लाइफ स्टॉक भी 20% इंडिया से है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहे हैं, जिसके कारण फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसके कारण हमारा इकोनॉमिक और सोशल दोनों लॉस हो रहा है। नेक्स्ट है वाटर एंड एयर पोल्यूशन। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी एक चैलेंज है हमारे यहाँ। वाटर पोल्यूशन, टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर इन द रिवर, स्ट्रीम एंड अदर वाटर बॉडीज। बहुत सारे फैक्ट्री से केमिकल बह के जा रहे हैं, जिसको टॉक्सिक सब्सटेंस बोलते हैं। वो रिवर में जा रहा है, स्ट्रीम में जा रहा है, वाटर बॉडीज में जा रहा है, पानी खराब हो रहा है। फ्रेश वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गया है। केवल इंडिया में 1% फ्रेश वाटर बचा है, जो कि पब्लिक के एक्सेसिबल में है। एयर पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट लाइक स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा इन एयर। ये सब स्मोक और डस्ट जो एयर में रहता है उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं, जो कि हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। अर्बन एरिया, मोर इन अर्बन एरिया, गांव में कम है, शहर में ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, थर्मल पावर प्लांट्स ज़्यादा है। नंबर ऑफ व्हीकल हमारे यहाँ 3 लाख था 1951 में, आज की डेट में 30 करोड़ है। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं। इसको कंट्रोल करने का तरीका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ कीजिए, प्राइवेट व्हीकल कम चलाइए, सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा चलाइए, क्लीनर फ्यूल यूज़ कीजिए जैसे एलपीजी, घरों में ये सब यूज़ कीजिए, कोयला जलाने की जगह, लकड़ी जलाने की जगह। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है हमारे यहाँ, ताकि वो वाटर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सके। ये 1974 में बनाया गया था, और फिर हर स्टेट लेवल पे भी ये बोर्ड बना। इस बोर्ड का काम क्या है? गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस देना, ताकि वाटर बॉडीज को क्लीन किया जा सके। रिसर्च करना कि कहाँ पर कितना पोल्यूशन है, अभी कहाँ कितना पोल्यूशन का कंट्रोल का ज़रूरत है। मास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, लोगों को जागरूक करना साफ सफाई के लिए। एयर क्वालिटी को बेटर बनाना, ताकि लोग उसको एक्सेस ले सके, सांस ले सके। एयर क्वालिटी का डेटा बना के गवर्नमेंट को देना, कहाँ का एयर क्वालिटी कितना खराब है, और पीरियोडिकल इंस्पेक्शन करना कि इंडस्ट्रीज से कितने गंदे गैसेस निकल रहे हैं, किस क्वांटिटी में निकल रहे हैं, लिमिट के अंदर है कि नहीं। लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब क्या? प्रोसेस दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। तो करेंट जनरेशन का नीड पूरा हो, और ये ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर जनरेशन का भी नीड हैम्पर नहीं हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहली बार ऑरिजिनेटेड हुआ था 1980 में। ये वर्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, इस सेमिनार में जाके इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रिसोर्सेज का सबको इक्वल यूज मिले, डैमेज नहीं हो लाइफ को, और सपोर्ट सिस्टम है ना नेचुरल रिसोर्स हमारा, तो वो डैमेज नहीं हो, और नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सके और उसको बढ़ाया जा सके। इन चीजों का ऑब्जेक्टिव था। ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? तो रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सब्सटेंटिव नॉन रिन्यूएबल विथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज हो, नॉन रिन्यूएबल की जगह ज्यादा रिन्यूएबल को यूज किया जाए। इनपुट इफेक्ट रेदर देन द इनपुट कंज्यूमिंग, इनपुट को एफिशिएंट बना जाए, इनपुट को ज्यादा यूज नहीं करना है, इनपुट को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करना है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजी क्या है? यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे विंड, सोलर, ये सब यूज हो, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है। ज्यादा क्लीनर फ्यूल यूज हो जैसे सीएनजी, एलपीजी। मिनी हाइडल प्लांट्स बने, बड़े बड़े हाइडल पावर प्लांट की जगह। स्ट्रीम वाटर, उनका पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, डैम बनाने से अच्छा है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस हो लोगों को कि पुराने जमाने में एग्रीकल्चर का क्या टेक्निक था, घर कैसे बनते थे, जैसे आयुष ट्रीटमेंट जो हमारा आयुर्वेद का है, ये सबको बढ़ावा देना। बायो कंपोस्ट ज्यादा यूज करना केमिकल फर्टिलाइजर की जगह। बायो पेस्ट ज्यादा यूज करना केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स की जगह।
कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न को बेटर बनाया जाए, हम लोग वेस्टफुल कम करें चीजों को, प्रोडक्शन वही करें जो बहुत जरूरी है, ये सब करना है गवर्नमेंट को। शॉर्ट नोट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, शॉर्ट नोट एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था। इट प्रमोट इंटर रिलेटेडनेस अमंग वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। टाइम पास ज्ञानबाजी वाला शॉर्ट नोट उतना काम का भी नहीं है, बट अगला वाला बहुत काम का है। एपिको मूवमेंट, एपिको मतलब हग, किसी को हग करना, ये 1970 में हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। कर्नाटका का एक एरिया था जो लोग पेड़ को काटने से रोकने के लिए सारे लोग जाके पेड़ को गले लगा लिए। इसमें 160 मेन, वुमेन, चिल्ड्रन थे। हुक ट्रीज एंड फोर्स्ड वुड कटर टू लीव, पेड़ों को हक कर लिए और लोगों को पेड़ काटने नहीं दी, और तब तक वहां से नहीं गए जब तक फॉरेस्ट ऑफिसर आके पेड़ों का काटना रोके नहीं। इससे 12,000 पेड़ वो लोग बचाए, ये बहुत बड़ा मूवमेंट था। कॉज एंड मेजर्स ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, क्यों एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, वही ऊपर वाला आंसर रिपीट है। हाई पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है, मास पॉवर्टी है, रॉन्ग पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, व्हीकल का पोल्यूशन, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मेजर्स क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेट करना जरूरी है, पब्लिक जब तक आगे नहीं आएगा तब तक ये गड़बड़ी नहीं रुकेगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, व्हीकल, इंडस्ट्रियल, एग्रो पॉल्यूशन को रोको, पॉल्यूशन को मॉनिटर करो कि किस एरिया में कितना है, लैंड डिग्रेडेशन रोको, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करो, हैजार्डस वेस्ट को प्रॉपरली कहीं भी मतलब उसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय करो, हर कहीं पे मत फेंक दो, लोगों को एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो, अवेयरनेस दो हेल्थ के लिए और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। पॉवर्टी कम करो ताकि लोगों के पास पैसा हो बेटर लाइफ के लिए। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आओ, इको फ्रेंडली प्रोग्राम्स, तो ये सब करना जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, वो एक्टिविटी जिससे कोई आदमी अपनी जिंदगी जीने का सामान कमाता है, मतलब पैसा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन है वर्कर कौन है, तो इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न लिविंग, वही वर्कर है। फिर चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कहीं जॉब कर रहा हो या सर्विस कर रहा हो या बिजनेस कर रहा हो, सब वर्कर है। जीडीपी क्या है, इस चैप्टर के हिसाब से सब वर्कर है। जीडीपी टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर, ये आप पढ़ भी चुके हो नेशनल इनकम चैप्टर में। जीएनपी क्या, नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड वी एड टू जीडीपी। तो जब जीडीपी बोले माने विद इन द कंट्री का, और एनपी माने एनएफआईए ऐड करना, तो वही बोला नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड वी एड टू जीडीपी। तो डोमेस्टिक इनकम में जो हम लोग फॉरेन का एनएफआईए ऐड कर लेते हैं वही हो गया जीएनपी। नंबर ऑफ वर्कर 17-18 में हमारे यहाँ 471 मिलियन पर्सन है जो वर्कर की तरह काम करते हैं, 2/3 उसमें से गांव से हैं। 77% वो पॉपुलेशन मेल है, बाकी फीमेल है। 1/4 रूरल में 1/4 फीमेल लोग वर्कर बनते हैं, अर्बन में 1/5 फीमेल लोग वर्कर है, मतलब काम कर रहे हैं कोई भी टाइप का काम। ऊपर मैंने कहा था जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस। लेबर फोर्स का मतलब क्या है, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग और नॉट वर्किंग बट सीकिंग एंड अवेलेबल फॉर वर्क, जो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बट काम करने के लिए अवेलेबल है, वो सारों को मिला के लेबर फोर्स कहा जाता है। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो टोटल देश का पॉपुलेशन है उसमें से अनफिट लोगों को माइनस कर दो, ओल्ड पीपल को माइनस कर दो, नॉट विलिंग टू वर्क को माइनस कर दो एंड नॉट अवेलेबल टू वर्क को माइनस कर दो। मतलब बच्चे, बूढ़े, बीमार, जिनका मन नहीं है, वो सबको एलिमिनेट कर दो, तो आप जाएगा आपका लेबर फोर्स, सॉरी हाँ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब वो रेशियो जिसमें हमको पता चलता है हमारे टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग लेबर फोर्स बनने को तैयार है, मतलब काम करने को तैयार है और काम का एबिलिटी भी है। वर्क फोर्स कैसे निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स जो ऊपर आंसर आया, मतलब जो काम करने को तैयार भी और काम करने का एबिलिटी भी है, माइनस अनएम्प्लॉयड पीपल, पर्सन एक्चुअली एम्प्लॉयड, निकल जाएगा। लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड पीपल को माइनस कर दो,
तो आ जाएगा कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, मतलब पर्सन एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं, पर्सन एक्चुअली एम्प्लॉयड पता चल जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगा। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और था, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल कैसे निकलेगा, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, तो उससे निकल जाएगा अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूला पढ़े हम लोग। जब हमको लेबर फोर्स निकालना है कैसे निकलेगा, टोटल पॉपुलेशन में से उन लोगों को हटा दो जिनको काम करने का मन नहीं है, काम करने को अवेलेबल नहीं है और अनफिट है या बूढ़े हैं या बच्चे हैं। फिर लेबर फोर्स कैसे निकलेगा, ये तो लेबर फोर्स था, सॉरी वर्क फोर्स कैसे निकलेगा, लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा भी कितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं। और उसी का अगर अनएम्प्लॉयड कितने हैं वो निकालने हैं तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स माइनस कर दो। कितना परसेंटेज पीपल अनएम्प्लॉयड है, तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बाई साइज ऑफ लेबर फोर्स इंटू 100 कर दो, परसेंटेज पता चल जाएगा। कितने पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, तो रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्कर टू द टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग, देखो ऊपर बोला है कितने लोग अनएम्प्लॉयड है वो निकालो, तो हम क्या किए, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स इंटू 100, और कितने लोग अभी एम्प्लॉयड है तो टोटल वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग काम करने को रेडी है, पार्टिसिपेट करने को तैयार है, तो टोटल वर्क फोर्स बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज कर लो। ये आपको हेल्प करेगा टू कैलकुलेट पॉपुलेशन कंट्रीब्यूटिंग एक्टिवली इन प्रोडक्शन। इन सब फिगर्स को पता लगाने से पता चलता है हमारे यहाँ कितने लोग अभी एक्टिवली काम कर रहे हैं और देश के प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जितना ज्यादा ये रेशियोज हाई होगा, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, एम्प्लॉयड पीपल, उतना देश का ग्रोथ होगा, उतना पता चलेगा आपके यहाँ क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है। तो जैसे देखो बता रहे गांव में 51%, शहरों में गांव में मेन 51%, वुमेन 17.5%, अर्बन में 53-14, यानी अर्बन में मेन लोग ज्यादा वर्क का काम लग रहे हैं। ये आपको परसेंटेज बता रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कितने लोग आपके देश में एम्प्लॉयड है। इतना काम का डेटा नहीं है, मत याद करो। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी पहले अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट है, बहुत काम का है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है वेज एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब अपना कोई काम कर रहा है, ओन रिसोर्स यूज कर रहा है टू मेक द लिविंग। जो लोग खुद का बिजनेस चला रहे हैं, खुद का कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, तो इंडिया में 52.2% इंडियन वर्कफोर्स इज सेल्फ एम्प्लॉयड। जो लोग अपना रिसोर्स, अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से काम करें, जैसे शॉपकीपर, फार्मर, ट्रेडर, फैक्ट्री वाला। वेज एम्प्लॉयड, या यहाँ पे प्रोफेशनल्स भी आ गए। वेज एम्प्लॉयड मतलब जो कोई नौकरी कर रहे हैं, अपना लेबर सेल कर रहे हैं, बदले में वेजेस कमा रहे हैं या सैलरी कमा रहे हैं। अब उनमें भी 2 टाइप का, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर मतलब जो परमानेंटली एम्प्लॉयड है, तो हमारे देश में 22.8% पॉपुलेशन परमानेंटली एम्प्लॉयड है और उनको फिक्स वेजेस मिलता है। कैजुअल मतलब जो लोग कभी कभी काम में लगते हैं, जब काम हो तभी वेजेस मिलता है, बाकी टाइम नहीं मिलता, ऐसा पॉपुलेशन 25% है। ये भी एक काम का डेटा था। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयड, कौन किस सेक्टर में कितना काम कर रहा है। तो अगर जेंडर वाइज बात करें तो मेन 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है, वुमेन भी 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है। कैजुअल वर्कर का बात करें तो मेन 24% है, वुमेन 27% है। रेगुलर वर्कर का बात करें तो मेन 24% है, वुमेन 21% है। ये जेंडर वाइज हुआ। एरिया वाइज बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड गांव में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे लैंड ज्यादा है, वहां पे खुद का काम ज्यादा है, अर्बन में कम है। कैजुअल एम्प्लॉय रूरल में ज्यादा है, अर्बन में कम है, क्योंकि गांव में कभी कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता वाला लोग होते हैं। रेगुलर वाले रूरल 13 है, जबकि अर्बन में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इलिटरेसी का ज्यादा है गांव में, वेराइटीज ऑफ जॉब कम है गांव में, इसलिए वहां पे रेगुलर लोग कम है काम करने वाले। सेक्टर वाइज बात करें तो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर और माइनिंग में 45% पॉपुलेशन लगा हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लगभग 25% लोग लगे हुए, 24.4। और टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर में जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विस, बैंकिंग, वहाँ 31% है। उसमें भी ब्रेकअप दिया हुआ, रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल कितने कितने हैं। ये चार्ट उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसमें कितना कितना ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, तो जीडीपी इंक्रीज अ बिट मोर देन एम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब जिस परसेंटेज से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उससे ज्यादा परसेंटेज से जीडीपी बढ़ता है।
एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इज अराउंड 2%. हमारे यहाँ जॉब का ग्रोथ 2% है, जबकि जीडीपी का ग्रोथ अभी 7 to 8% चल रहा है. ड्यूरिंग 1990 एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट डिक्लाइंड, नोन एज जॉबलेस ग्रोथ. 1990 में अचानक जीडीपी तो बढ़ा लेकिन जॉब रेट गिरा, इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ. यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस बहुत हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का परसेंटेज से ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा है. तो एम्प्लॉयमेंट का उतना परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है. हमारे यहाँ स्ट्रक्चर ये तो मैंने ऊपर जो चार्ट दिया वही दोबारा बता रहे. 72 में क्या हालत था, 17-18 में क्या है. तो प्राइमरी सेक्टर का काम गिरा है लेकिन सेकेंडरी बढ़ा है और टर्शरी भी बढ़ा है. वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट घटा है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और कैजुअल एम्प्लॉयमेंट अराउंड उतना ही है, थोड़ा बहुत बढ़ा है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स. हमारे यहाँ पे 50% पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में है, माने जिसका डेटा गवर्नमेंट के पास प्रॉपर वे में नहीं है, फॉर्मल सेक्टर नहीं है. तो उसमें भी बोला 50% तो एग्रीकल्चर में. क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत डिटोरिएट हुआ है क्योंकि यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में मैटरनिटी का छुट्टी नहीं मिलता, पीएफ पेंशन ये सब नहीं मिलता. और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ज्यादा, यानी पैसा कम मिलता है पब्लिक के कंपैरिजन में, पब्लिक सेक्टर के मुकाबले. नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयड मोर देन 10 वर्कर. फॉर्मल किसको बोलते हैं, हर वो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है क्योंकि यहाँ का डेटा अवेलेबल है. सोशल सिक्योरिटी यहाँ ज्यादा, मतलब पीएफ ईएसआई का पैसा मिलता है. लेबर लॉ पॉलिसीज वगैरह मेनली फॉलो होते हैं. यहाँ पे ट्रेड यूनियन भी है, यहाँ पे लेबर लोग को ज्यादा अर्निंग मिलता है. 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स फॉर्मल में काम करता है. यहाँ पे मेल वर्कफोर्स ज्यादा है, बेटर लिविंग है. $30 मिलियन मेल और फीमेल 6 मिलियन है. इनफॉर्मल सेक्टर में यहाँ पे जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर है. ये ऑर्गेनाइज नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता, यहाँ पर कोई पॉलिसीज लॉ नहीं है, अर्निंग कम है. लेकिन हमारा 94% पॉपुलेशन यही काम करता है. यहाँ पे मेल वर्कर 70% है. स्लम एरिया में रहते हैं ज्यादा. यहाँ पे 310 मिलियन मेल काम करते हैं, 133 मिलियन फीमेल काम करते हैं. मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट. अभी जो वेज रेट है उसमें काम करने का मन भी है, इच्छा भी है और ताकत भी है, बट डू नॉट गेट वर्क, बट काम नहीं मिल रहा. ये डेटा कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट जो सेंसस रिपोर्ट करती है, सर्वे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट, एनएसओ बोल के डिपार्टमेंट है, वहां से मिलता है. 3 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में. एक है डिस्गाइज्ड, एक है सीजनल और एक है ओपन. इसके अलावा भी कुछ और है. डिस्गाइज्ड माने नंबर ऑफ वर्कर एंगेज इन मोर देन रिक्वायर्ड एंड नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क. कहीं पर 100 लोगों का दरकार है, वहां 150 लोग काम कर रहे हैं बट कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा क्योंकि ज्यादा लोग होने से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता. तो दिख तो रहा है कि काम कर रहे हैं बट एक्चुअली में कुछ खास नहीं. इन 1950 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर ऐसे थे जो लोग काम तो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में. अब एक बाप के 4 बेटे, चारों एक ही खेत में काम कर रहे हैं बट अर्निंग का सोर्स उतना नहीं है, यानी ओवरऑल कमाई नहीं बढ़ रहा है बट लग रहा है कि लोग ज्यादा काम कर रहे हैं. तो दिख रहा है कि लोग काम कर रहा है बट वो कमा एक्चुअली में कुछ नहीं रहा, प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं कर रहा. क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि अल्टरनेट जब अवेलेबल नहीं है. स्मॉल लैंड होल्डिंग है, अब एक बाप के 3 बेटे और छोटा सा जमीन का टुकड़ा, ज्वाइंट फैमिली है. तो ये सब के कारण डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, छुपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब आपको काम करते हुए लगेंगे बट ना वो ढंग से कुछ कमा रहे हैं ना प्रोडक्शन कर रहे हैं. सीजनल मतलब जब सीजन आएगा तब काम मिलेगा, जब ऑफ सीजन होगा तो काम नहीं मिलेगा. ये ज्यादातर एग्रीकल्चर में होता है और ये स्टेट टू स्टेट डेटा बदलता है. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब प्रिवेलिंग वेज रेट में काम करने को तैयार है बट जॉब अवेलेबल नहीं है, मतलब खाली बैठे हैं एकदम, उनका बात हो रहा है. अदर भी बहुत टाइप का. इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पढ़े लिखे बट काम नहीं मिल रहा है.
फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी अनएम्प्लॉयड, बाकी टाइम जॉब मिल जाएगा। जैसे जब जॉब चेंज करते हैं, मैंने ये जॉब छोड़ा, अगले महीने जॉब करूंगा कहीं और ज्वाइन, तो ये महीना मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। फ्रिक्शनल, टेम्पररी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिस टाइप के लेबर का डिमांड है उस टाइप का लेबर अवेलेबल नहीं है, और जिस टाइप के लेबर अवेलेबल है उस टाइप का डिमांड नहीं है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब देश का जब इकोनॉमी बढ़े तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन जब डिप्रेशन आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसलिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए, अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज नहीं देते, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद हो रहा है, फॉल्टी प्लानिंग का गवर्नमेंट का, लोगों को काम नहीं दे पा रहा है, और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब लोग खुद का भी काम चालू नहीं कर पा रहे। इसका रेमेडियल मेजर्स क्या, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जीडीपी का ग्रोथ 8 to 9% रखना पड़ेगा ताकि सबको काम मिले, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को और डेवलप करना पड़ेगा, स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना पड़ेगा कि नया नया बिजनेस खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना पड़ेगा, हेल्थ, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेनिंग, ये सब का। लोगों के लिए गवर्नमेंट को स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इंप्रूव करना पड़ेगा, लोगों को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो जॉब देता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी और क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लोगों को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और एजुकेशन देना पड़ेगा थ्योरेटिकल की जगह, और मैन पावर कहाँ कहाँ काम लगा सकते हैं, कहाँ है, इसका पूरा प्लानिंग बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज ला रखा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए? आखिरी टॉपिक। पहला बात तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस में, ये सब जगह जॉब देना। और उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाता है जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 या पीएम रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ने शहर में एम्प्लॉयमेंट का बात, मनरेगा भी तो सबसे ज्यादा चलता है गांव देहात में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और एजुकेशन और शेल्टर दे सके। वहां पे 100 दिन तक कुछ लोगों को, हर घर के कुछ लोगों को काम देना ताकि सब कोई थोड़ा थोड़ा कमा सके। ये सब स्कीम्स में यही होता है। कंक्लूजन क्या है? सर्विस सेक्टर तो बहुत तेजी से बढ़ा, वहां तो जॉब बढ़े, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में उतने जॉब नहीं बढ़े। टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हुआ बट लोगों को टेक्नोलॉजी का यूज उतना आता नहीं है अभी हमारे देश में, तो काम नहीं मिलता। आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमारे यहाँ के लोग फॉरेन में काम देने लग जाते हैं, आउटसोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है, मोर इमरजेंस ऑफ इनफॉर्मल जॉब ज्यादा बढ़ गए हैं, फॉर्मल जॉब कम है, और जीडीपी का ग्रोथ थोड़ा बहुत बढ़ा है जिसके कारण जॉब में बूस्ट आया है। तो ये उसका ओवरऑल कंक्लूजन है। तो ये था आपका चैप्टर एम्प्लॉयमेंट।